हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एनाटॉमी की दुनिया के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक को समझने वाले हैं, सेल। सोचो, एक पूरी सिटी चल रही है, उसमें फैक्ट्रीज सब है। अगर मैं कहूँ कि ये हमारे बॉडी के अंदर भी एक सिटी होती है तो जी हाँ, और उस सिटी का नाम है सेल। तो चलिए चलते हैं इस माइक्रोस्कोपिक सिटी का टूर करने, जहाँ सब कुछ सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज होता है। चलो अभी हम सेल के बारे में थोड़ा बेसिक इन्फॉर्मेशन देखते हैं। व्हाट इज़ अ सेल? सेल बेसिकली हमारी बॉडी का सबसे छोटा जीवित हिस्सा होता है। इसको हम बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ भी कहते हैं। जैसे कि यह घर का ब्रिक्स से बनता है, वैसे ही बॉडी सेल से मिलकर बनती है। कुछ ऑर्गेनिज्म एक ही सेल से बने होते हैं, यूनिसेलुलर। ह्यूमन जैसे ऑर्गन बिलियन ऑफ सेल्स से बने होते हैं, जैसे कि मल्टीसेलुलर भी किया बोले जाते हैं। सेल सबसे पहले रॉबर्ट हॉकी ने डिस्कवर किया था। उन्होंने कॉर्क के पीस को माइक्रोस्कोप में देखा था, एक छोटे छोटे रूम जैसे स्ट्रक्चर दिखे थे उनका। उसने फिर उसको एक सेल जैसे नाम रख दिया, और उन्होंने ये डिस्कवर 1665 में किया था। सम ऑर्गन कंसिस्ट ऑफ यूनिसेलुलर माइक्रोऑर्गेनिज्म, अदर आर मल्टीसेलुलर। मतलब कुछ ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर बनते हैं, कुछ मल्टीसेलुलर होते हैं। डायमीटर ऑफ सेल इज 2 to 120 नैनोमीटर। अभी हम सेल के थोड़ा डायग्राम को डिटेल से देखेंगे, थोड़ा सेल का स्ट्रक्चर, उसमें लेबर पार्ट्स को देखेंगे। फर्स्ट वन इज अ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन इज अ कवरिंग ऑफ आउटसाइड ऑफ द सेल, जिसको मतलब बाहर का कवरिंग भी बोला जाता है। मतलब ये किसको अंदर आने देने का है, किसको बाहर भेजने का, ये डिसाइड करता है। मतलब ये गार्ड का काम करता है और फ्लेक्सिबल होता है डबल लिपिड लेयर से। सेकेंड वन इज साइटोप्लाज्म, इज अ जेली लाइक स्ट्रक्चर फ्लूइड, जिसमें सारे ऑर्गेनम मतलब फ्लोट होते हैं, रिएक्शन इसी फ्लूइड में होते हैं। थर्ड वन इज अ न्यूक्लियस, इज द मेन पार्ट ऑफ अ सेल। मतलब ये सेल का कुछ कंट्रोल रूम होता है, इसमें डीएनए होते हैं, जीन्स इसमें होते हैं, एंड सेल की सारी एक्टिविटी कंट्रोल करता है। फोर्थ वन इज अ डीएनए। डीएनए इज जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर करने का काम करता है। ये पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, किसी तरह का प्रोटीन बनाना चाहिए, ये सब डिसाइड करने का काम करता है। अभी हम एंडोप्लाज्मिक रेक्टियम को देखेंगे। इसमें दो टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टियम होते हैं, एक रफ और स्मूथ। रफ में प्रोटीन बनते हैं और स्मूथ में फैट लिपिड्स बनते हैं। ये दोनों भी चीज़ों को स्टोर करने का काम और मूव करने का काम करते हैं। सिक्स वन इज अ राइबोसोम, इज अ प्रोटीन फैक्ट्री। प्रोटीन बनाने की मशीन बोला जाता है इसको। मतलब बॉडी के केमिकल रिएक्शन रेगुलर होते हैं प्रोटीन से। सेवन वन इज अ गोल्गी बॉडी। गोल्गी कॉम्प्लेक्स इज अ पैकिंग सेंटर, मतलब इस सेल के बनाए मॉलिक्यूल को मॉडिफाई पैक डिलीवरी करने का काम करता है। एट वन इज अ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज पावर ऑफ सेल, आप सबको मालूम ही होगा। सेल के लिए एनर्जी एटीपी बनाता है, फूड को ब्रेक करके उसमें से एनर्जी को निकालता है। नाइन वन इज अ राइबोसोम। राइबोसोम इज अ डस्टबिन ऑफ सेल। ये वेस्ट मटेरियल और हार्मफुल चीज़ों को तोड़ता है और सेल को क्लीनिंग सिस्टम, मतलब सेल में जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको क्लीन करने का काम करता है। देन वन इज अ वैक्यूम, द स्टोरेज बैग इज मतलब वाटर, फैट्स एंड न्यूट्रिशन को स्टोर करने का काम करता है। एनिमल्स सेल में ये स्मॉल अमाउंट में होते हैं। सेवन इज अ सेंट्रोल, ये मतलब सेल डिवीजन में हेल्प करने का काम करता है, स्पिंडल फाइबर को प्रोड्यूस करता है। अभी हम सेल थ्योरी को देखने वाले हैं। सेल थ्योरी को डिस्कवर किया था मैथियस सिचिलियन एंड थियोडोर स्वेन ने इन 1839 को। इसने तीन गोल्डन स्टेटमेंट दिए थे। फर्स्ट वन इज ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड ऑफ अ सेल, मतलब चाहे थीनेस्ट बैक्टीरिया हो या बिगेस्ट वेल, सब सेल से बने होते हैं। और सेकेंड वन इज सेल इज अ बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ ए लाइफ। ये एक यूनिट है जो सब फंक्शन कर सकते हैं, मतलब डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ग्रोथ, रिप्रोडक्टिव, सब कुछ सेल से ही होते हैं। थर्ड वन इज एवरी सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, मतलब सेल खुद से बनते नहीं, मतलब पुराने सेल है जो ओल्ड सेल होते हैं ना, वही न्यू सेल को प्रोड्यूस करते हैं। मतलब ओल्ड सेल ही न्यू सेल को बनाते हैं, सेल खुद से बनता नहीं। ये स्टेटमेंट मैथियस सिचिलियन एंड थियोडोर स्वेन ने 1839 में दिया था।
अभी हम देखने वाले प्रोटोप्लाज्म द लिविंग फ्लूइड, जो भी सेल के अंदर चलता है सारा का सारा एक जेलिश लाइक स्ट्रक्चर में होता है। उस सब्सटेंस का नाम है प्रोटोप्लाज्म। Protoplasm is a composed of a water 70 to 80% in present in the cell. Second one is a carbohydrate, third one is a lipid, and fourth one is a protein. Fifth one is electrolyte, sodium, potassium, magnesium, calcium. ये सब इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। प्रोटोप्लाज्म ही सेल को जिंदा रखने का काम करता है। अभी हम नेक्स्ट सेल के मेजर स्ट्रक्चर देखने वाले। फर्स्ट वन इज अ सेल मेम्ब्रेन, सेकेंड वन इज हम साइटोप्लाज्म एंड इसका ऑर्गेनल्स, एंड थर्ड वन इज द न्यूक्लियस के बारे में थोड़ा डिटेल में देखने वाले। सेल मेम्ब्रेन इज अ थिन पेलाबर इलास्टिक ऑफ थर्मोस्टेट स्ट्रक्चर विच इन्वॉल्व्स द सेल। मतलब इज सेल मेम्ब्रेन ना सेल के आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर है, मतलब जो सेल को सराउंडिंग से कवर करता है। अभी मैं आपको ये सेल मेम्ब्रेन थोड़ा स्टोरी के लाइन से समझाता हूँ। इमेजिन करो कि कोई स्कूल है, स्कूल के गेट पर गार्ड होते हैं, मतलब वॉचमैन सिक्योरिटी होते हैं, जो डिसाइड करते हैं किसको अंदर लेने का किसको नहीं लेने का। तो सेल मेम्ब्रेन भी वही काम करता है। वो सिर्फ मतलब वो गार्ड के जैसा ही काम करता है, किसको अंदर लेने का नहीं, कौन से वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने का, ये सब सेल मेम्ब्रेन ही देखते हैं। Second one is consists of a bilipid layer with embedded protein that are integral protein and peripheral protein। ये इसके अंदर बिपिलिड लेयर विथ एम्बेड प्रोटीन के साथ होता है। इसमें दो टाइप के प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन एंड पेरिफेरल प्रोटीन। हम फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन देखने वाले। फर्स्ट फंक्शन क्या होता है सेल मेम्ब्रेन का? प्रोटेक्शन। पहला तो प्रोटेक्शन का काम करता है सेल मेम्ब्रेन, और दूसरा देखें तो डाइजेशन में, जैसे फूड को अंदर लेने का, सेल के और वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने का, एग्जिस्ट करने का। और उसमें भी सिलेक्टिव और परमेबिलिटी भी आता है। इसमें 3 टाइप में डिवाइड होता हुआ है। पहले में नॉन पोलर मॉलिक्यूल आता है। इसमें क्या होता है कि जैसे कि गैसेस, लिपिड, हार्मोन, ये सब नॉन पोलर रीजन में डिजॉल्व होते हैं मेम्ब्रेन के, और ये सब इजीली और फास्ट मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं, मतलब सेल के अंदर एंट्री करते हैं इजीली, मतलब उनको कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं आती अंदर जाने के लिए। और दूसरे में देखा जाए तो पोलर मॉलिक्यूल आते हैं। इनमें क्या होता है, इनमें H2O सॉल्युबल आयंस, ग्लूकोज, यूरिया एक्सेट्रा आते हैं। इनके सॉल्युबिलिटी पावर लो होती है, इसकी वजह से वो मॉलिक्यूल मेम्ब्रेन के अंदर जाने में थोड़ा प्रॉब्लम आता है, वो थोड़ा स्लोली जाते हैं, उनको थोड़ा मतलब दिक्कत होता है जाने के। What is the chemical and physical property of membrane? मतलब control the free passage of ion in and out of the cell. This property help in maintaining component in ICF and ECF. Next one is the cytoplasm and its organelles. अभी हम साइटोप्लाज्म देखेंगे। Thick gel-like semi-transparent fluid that is found in both plant and animal cell. साइटोप्लाज्म में एक ठीक जेल लाइक सेमी ट्रांसफर फ्लूइड होता है जो प्लांट और एनिमल सेल दोनों में मिलता है। इसमें क्या होता है, द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म आर साइटोसोल, सेल ऑर्गेनल्स एंड साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन। इसमें मतलब 3 टाइप प्रेजेंट होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं अपना साइटोप्लाज्म के, साइटोसोल, सेल ऑर्गेनल्स एंड साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन। ये साइटोप्लाज्म में बाउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाउंडेड होते हैं। यूकेरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होते हैं। ये एक सिटी की तरह होता है जिसमें सारे फैक्टरीज मतलब ऑर्गेनल्स काम कर रहे होते हैं। हम अभी साइटोसोल को देखने वाले हैं। साइटोसोल इज द एक्वेस पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म आउटसाइड ऑल ऑफ द ऑर्गेनल्स also contain its own distinctive protein। साइटोसोल वो एक्वेस पार्ट मतलब लिक्विड टाइप जैसा होता है जो ऑर्गेनल्स के बाहर होता है, मतलब ये उसका खुद का प्रोटीन कंटेन करता है। ये सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है सेल में, 70% सेल में रहता है। केलेटिनियस सब्सटेंस में ज़्यादातर साइटोस्केलेटन, फिलामेंट और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं।
साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स से कंपोजिट होते हैं केमिकल एलिमेंट्स से इन द फॉर्म ऑफ एटम, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स। अभी हम साइटोप्लाज्म के ऑर्गेनेल्स को देखेंगे। ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। अभी ये नीचे जितने ऑर्गेनेल्स हैं सब साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट वन इज द माइटोकॉन्ड्रिया, सेकेंड वन इज द एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, थर्ड वन इज द लाइपोसोम्स, फोर्थ वन इज द गोल्गी apparatus, and fifth one is a peroximos, and sixth one is a vacuole. Each organelle is bounded by a repeat membrane and is specific function. अभी हम देखने वाले हैं अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट सेल के पार्ट को, जिसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। आपको मालूम होगा माइटोकॉन्ड्रिया क्या है। माइटोकॉन्ड्रिया को इजीली बोला जाता है द पावर ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले कॉलिकर ने डिस्कवर किया था इन 1850 में। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर ऑफ सेल। स्ट्रक्चर में देखें तो इज लेंथ में ये 5 to 12 nm होता है, नैनोमीटर। डायमीटर में 0.5 to 1 नैनोमीटर होता है। ये दिखने में ग्लोबुलर शेप में रहता है। अभी हम इसके कंपोनेंट देखेंगे। अभी हम माइटोकॉन्ड्रिया के कंपोनेंट देखेंगे। फर्स्ट वन इज आउटर मेम्ब्रेन, सेकेंड वन इज द इनर मेम्ब्रेन, थर्ड वन इज द इंटरमीडिएट स्पेस, फोर्थ वन इज द क्रिटिया एंड फिफ्थ वन इज द मैट्रिक्स। इंटरमीडिएट स्पेस मतलब आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है उसको इंटरमीडिएट स्पेस बोलते हैं। क्रिटिया इज इनफोल्डिंग इनर मेम्ब्रेन, मतलब आपको दिखाता रुको। अभी इधर इनर मेम्ब्रेन में जो फोल्ड है ना अंदर, फोल्डिंग को क्रिटिया ऐसा बोला जाता है। और मैट्रिक्स मतलब जो स्पेस क्रिटिया के अंदर होता है ना उसको मैट्रिक्स बोला जाता है। इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो स्पेस होता है ना उसको मैट्रिक्स बोला जाता है। ये सब मेम्ब्रेन फोस्फोलिपिड्स एंड प्रोटीन से बनते हैं। अभी हम आफ्टर मोस्ट मेम्ब्रेन के बारे में थोड़ा देखते हैं। ये ज़्यादा अमाउंट में इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन को कंटेन करता है, जिसको हम पोरेंस बोलते हैं। ये पोरेंस एक चैनल बनाता है जिससे कि 50,000 डाल्टन के नीचे वाले मॉलिक्यूल सब सेल मेम्ब्रेन के अंदर इंटर होते हैं। मैट्रिक्स में देखे जाए तो मेजर मेटाबॉलिक पाथवे इन्वॉल्व इन ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, अमीनो, बायोसिंथेसिस पाथवे इन्वॉल्व यूरिया एंड माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का डीएनए होता है। इसकी वजह से ये खुद प्रोटीन बना सकता है। अब हम माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन देखेंगे। फर्स्ट वन इज़ द पावर जनरेटिंग यूनिट ऑफ द सेल। ये मतलब सेल के लिए एटीपी मॉलिक्यूल बना के सेल को एनर्जी देने का काम करता है। Second one is important to maintain proper concentration of a calcium ions within the various compartment of the cell। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया है ना, मतलब कैल्शियम कंपोनेंट को स्टोर करने का काम करता है। कैल्शियम आयंस को स्टोर करने का काम करता है, मतलब रेगुलेट करने का भी काम करता है। सेकेंड वन इज एनर्जी ट्रांसडक्शन थ्रू रेस्पिरेशन। मतलब क्या होता है, फूड एनर्जी को कन्वर्ट करके उसे यूजेबल एनर्जी में बनाता है, मतलब एटीपी। सेलुलर, इसको हम सेलुलर रेस्पिरेशन भी बोला जाता है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन का यूज़ करके एटीपी बनाता है। फोर्थ वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर थर्मोजेनेसिस। थर्मोजेनेसिस मतलब हीट प्रोडक्शन। माइटोकॉन्ड्रिया हीट बनाता है, स्पेशली ब्राउन एडिपोज टिश्यू में। ठंड में बॉडी को टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करता है। अभी हम गोल्गी कॉम्प्लेक्स के बारे में देखेंगे। गोल्गी कॉम्प्लेक्स इज a collection of a mammalian enclosed sac composed of a 4 or more stacked layer of thin, flat, enclosed vessels lying near the side of the nucleus। गोल्गी बॉडी क्या होता है? गोल्गी बॉडी एक मेम्ब्रेन इनक्लोज सैक का कलेक्शन होता है जो न्यूक्लियस के पास लोकेटेड रहता है। इसका मेन काम होता है कि प्रोटीन एंड लिपिड को मॉडिफाई करना, पैक करना और उनके सेल के डिफरेंट पार्ट में डिलीवर करना। इसलिए इसे पैकिंग या शिपिंग सेंटर ऑफ द सेल भी बोलते हैं।
इसका स्ट्रक्चर देखे जाए तो कलेक्शन ऑफ अ मेम्ब्रेन इनक्लोज सैक में ये 4 to 7 फ्लैटिनेट सैक से मिलकर बनता है। ये एक के ऊपर एक स्टैकेड लेयर जैसा दिखता है, मतलब एक सेल के ऊपर एक ऐसा स्ट्रक्चर उसका होता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ अ मल्टीपल डिस्क्रिप्टिव कंपार्टमेंट, गोल्गी के अलग अलग कंपार्टमेंट होते हैं जिसमें हर कंपार्टमेंट अपना स्पेसिफिक काम करता है। मतलब हाफ कंपार्टमेंट मॉडिफाई करने का काम करता है, हाफ कंपार्टमेंट पैकिंग का, हाफ शिपिंग का, ऐसा डिवाइडेड होता है। 4 फंक्शनल रीजन ऑफ अ गोल्गी, इसमें गोल्गी बाउंड्री मेनली 4 फंक्शनल रीजन में डिवाइडेड होता है। द CIS गोल्गी नेटवर्क, ये ER एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से बिल्कुल पास में होता है। यहाँ प्रोटीन एंड लिपिड सबसे पहले आते हैं। इंट्रोसाइड ऑफ गोल्गी स्टेप मेन बॉडी, गोल्गी स्टेप 2 पार्ट में डिवाइडेड होते हैं, एक मीडियल एंड सेकेंड वन इज अ ट्रांसअप। मीडियल में यहाँ मॉलिक्यूल मॉडिफाई होते हैं जैसे कि ग्लाइकोसिलेशन, पोस्टपाइलोटेशन। ट्रांसअप कंपार्टमेंट, यहाँ मॉलिक्यूल्स को सॉर्ट किया जाता है कि उनको सेल के किस पार्ट में भेजना है। मतलब ट्रांसअप में डिवाइड मतलब दिया जाता है कि कौन सा सेल कौन से लोकेशन पे जाएगा, कौन से पार्ट की जगह जाएगा, ये सब ट्रांसअप में डिस्कस होता है। थर्ड वन इज अ ट्रांस गोल्गी नेटवर्क, यहाँ मॉलिक्यूल पैक होते हैं, वेसल्स में लोड किया जाता है और फिर सेल के डिफरेंट लोकेशन में भेजा जाता है। अभी हम गोल्गी कॉम्प्लेक्स के फंक्शन देखेंगे। इसमें टोटल 5 फंक्शन है, मतलब अभी हमें बताया हो मैंने। फर्स्ट फंक्शन इज रैप एंड पैकिंग मटेरियल, मतलब वो पैकिंग करने का काम करता है और उसको भेजने का काम करता है। सेकेंड इज प्रोड्यूस सिक्रेशन ग्लैंडुलास। थर्ड वन इज मेक, मतलब लाइजोसोम को क्रिएट करता है। फोर्थ वन इज ऐड कार्बोहाइड्रेट, मतलब कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोप्रोटीन में फॉर्मेशन का काम होता है। फिफ्थ वन इज हेल्प सेल एसोसिएटेड टू फॉर्म टिश्यू, सेल को हेल्प करता है टिश्यू में कन्वर्ट होने के लिए। अभी हम नेक्स्ट लाइजोसोम्स को देखने वाले हैं। इसका डायमीटर 250 to 750 नैनोमीटर होता है। ये साइज में छोटा वेसिकल्स होते हैं। हर सेल के जैसे सारे लाइजोसोम हो सकते हैं। इरेगुलर स्ट्रक्चर सराउंडेड बाय द यूनिट मेम्ब्रेन, मतलब इस स्ट्रक्चर में इरेगुलर शेप के होते हैं, मतलब परफेक्ट राउंड नहीं होते। ये एक सिंगल मेम्ब्रेन से सराउंडेड होते हैं जिससे यूनिट मेम्ब्रेन बोलते हैं। इस मेम्ब्रेन का काम होता है कि डेंजरस डाइजेस्टिव एंजाइम को अंदर ही बंद रखना और सेल को डैमेज होने से बचाना, मतलब प्रोटेक्शन का काम करता है एक प्रकार देखने जाए तो। इट्स अ मोर एसिडिक इनसाइड द साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत एसिडिक होते हैं। इसका pH 5 होता है, मतलब 5 pH इसका रहता है। लाइजोसोम के अंदर इसका pH बहुत एसिडिक होता है। बैक्टीरिया वायरस एंड सेल पार्ट्स एसिडिक एनवायरनमेंट में इजीली डाइजेस्ट हो जाते हैं। इसका मतलब कि लाइजोसोम सेल का डाइजेस्टिव बैग है। वेस्ट प्रोडक्ट प्लस बैक्टीरिया डैमेज ऑर्गेन सबको तोड़कर रिसाइकल करता है। इजी लैंग्वेज में देखा जाए तो राइजोसोम्स सेल के डाइजेस्टिव बैग होते हैं। ये स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंड सैक होते हैं जिनके अंदर एसिडिक एंजाइम रहते हैं। ये वार्म आउट ऑर्गेनल्स बैक्टीरिया और वेस्ट को तोड़कर डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। अभी हम राइजोसोम्स के फंक्शन देखने वाले हैं। It's act as a form of digestive system or the cell because enzyme present in it can digest essentially all macromolecules, मतलब सेल का डाइजेस्टिव सिस्टम। लाइजोसोम के अंदर मोस्टली 750 एंजाइम होते हैं। ये प्रोटीन, लिपिड्स, कार्ब, न्यूक्लिक एसिड सब डाइजेस्ट करते हैं। सेकेंड वन इज इनर वार्म आउट component of the cell in which they are located,
मतलब वॉर्म और सेल पार्ट को खा जाते हैं। पुराने डैमेज या डेड सेल ऑर्गेनल्स को इनगल्फ करके तोड़ देते हैं। इस प्रोसेस को ऑटोपैगी बोलते हैं। थर्ड वन है इनगल्फ एक्सोजेनियस सब्सटेंस, एग्जाम्पल बैक्टीरिया डिग्रेड देम। बैक्टीरिया मतलब सेल के अंदर आयन बैक्टीरिया वायरस डस्ट पार्टिकल को डाइजेस्ट कर देते हैं, इसलिए इम्यूनिटी में इम्पोर्टेंट रोल होता है राइजोसोम्स का। When a cell dies, lysosome enzyme cause autolysis of the remnant that by rhizosome are called suicidal death. सेल डेथ मतलब एटोलाइसिस। जब सेल डेथ डैमेज होता है, लाइजोसोम्स के एंजाइम खुद सेल के डाइजेस्ट कर देते हैं, मतलब सेल को डाइजेस्ट करते हैं, इसलिए इन्हें बोला जाता है सुसाइडल डेथ। ये थे फंक्शन ऑफ लाइजोसोम्स के। अभी हम देखने वाले हैं साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर सेल के स्ट्रक्चर को मेंटेन भी करता है, उसके साथ साथ शेप को भी चेंज करता है और मूव करने में हेल्प करता है। द साइटोस्केलेटन इज मेड ऑफ प्राइमरी माइक्रोट्यूब्यूल्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स एंड माइक्रोफिलामेंट्स along with the protein with that anchor tie them together. साइटोस्केलेटन ये मोस्टली 3 पार्ट से बना जाता है, माइक्रोट्यूबल्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट एंड माइक्रोफिलामेंट्स। अभी हम साइटोस्केलेटन के 3 मेन पार्ट्स को देखने वाले हैं। फर्स्ट वन इज माइक्रोट्यूबल्स। दिस आर द लॉन्ग हैलो स्ट्रक्चर अप्रॉक्स 25 nanometer in diameter, determine shape of the cell, role in the contraction of the spindle and movement of the chromosomes and centrioles as well as in the ciliary and flagellar motion. ये डायमीटर में 25 नैनोमीटर का होता है, सबसे बड़ा। इसका शेप लॉन्ग हेलो ट्यूब होते हैं, ट्यूबुलर प्रोटीन से बनते हैं। फंक्शन सेल को शेप देने में मेंटेन करता है। स्पिंडल फॉर्मेशन ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, क्रोमोसोम मूवमेंट में हेल्प करता है। सिला एंड फ्लैगुला के मूवमेंट पॉसिबल बनाते हैं, मतलब उसको भी मूवमेंट में हेल्प करने का काम करता है। स्ट्रेट्रोलस भी माइक्रोट्यूबल्स से ही बने होते हैं। सेकेंड वन इज इंटरमीडिएट फिलामेंट। They are 80 to 140 nanometer in diameter and are made of various subunits. They form a flexible scaffolding or cell and its help increases the external pressure. ये डायमीटर में 8 to 40 नैनोमीटर मतलब मीडियम साइज होता है। डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन से मिलकर बनता है। ये टफ एंड फ्लेक्सिबल फाइबर्स होते हैं। फंक्शन इसके फंक्शन होते हैं कि सेल को स्ट्रेन देने का काम करते हैं, मतलब एनर्जी प्रोवाइड स्ट्रेन देने का काम करता है। एक्सटर्नल प्रोटेक्शन, प्रेशर से प्रोटेक्शन, सेल को प्रोटेक्शन का भी काम करता है एक्सटर्नल प्रेशर से। सेल की स्टेबिलिटी को मेंटेन करते हैं, क्योंकि डिफरेंट सेल में डिफरेंट प्रोटीन होते हैं, तो इन सेल मार्कर्स की तरह भी यूज़ किया जाता है। माइक्रोफिलामेंट, they are a solid fiber 4 to 6 nanometer in diameter. They comprise the contractor protein actin and are responsible for the cell. ये 4 to 6 नैनोमीटर में होते, डायमीटर में होते। एक्टिन प्रोटीन से बने सॉलिड फाइबर्स होते हैं। फंक्शन इसका सेल के मूवमेंट में हेल्प करना, मसल सेल में कॉन्ट्रैक्शन एंड साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, मतलब सेल मेम्ब्रेन को सपोर्ट करने का काम करता है। ये थे फंक्शन। अब इसके हम फंक्शन देखते हैं। फर्स्ट वन इज द मूवमेंट ऑफ द क्रोमोसोम। ये मूवमेंट क्रोमोसोम के मूवमेंट में हेल्प करता है, सेल के मूवमेंट में भी हेल्प करता है। एंड प्रोसेस दैट मूव सिक्रेशन ग्रैनुला इन द सेल, मतलब सिक्रेशन ऑफ द ग्रैनुला के प्रोसेस में भी ये हेल्प करता है। मूवमेंट ऑफ प्रोटीन विद इन द सेल मेम्ब्रेन, मतलब सेल मेम्ब्रेन के साथ प्रोटीन का मूवमेंट होता है, उसके लिए भी साइटोस्केलेटन हेल्प करता है। अभी हम न्यूक्लियस के बारे में देखेंगे। अभी हम न्यूक्लियर एनवलप के बारे में देखने वाले हैं। इट्स अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ 2 न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और अंडरलाइंग न्यूक्लियर लैमिना एंड न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। ये एक डबल मेम्ब्रेन
होता है, स्ट्रक्चर होता है जो न्यूक्लियस को सराउंड करता है। इसके अंदर होते हैं न्यूक्लियर लैमिना एंड न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्सेस, टू कॉन्सेंट्रिक मेम्ब्रेन कॉल्ड द इनर एंड आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। न्यूक्लियर इन्वॉल्व में दो मेम्ब्रेन होते हैं, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। दोनों के बीच का स्पेस को पेरीन्यूक्लियर स्पेस बोलते हैं। Third one is the outermost membrane is continuous with the endoplasmic reticulum, so the space between the inner and outer nuclear membrane is directly connected with the lumen of the endoplasmic reticulum. अभी थर्ड वन मतलब क्या बोला जाए, इसमें आउटर मेम्ब्रेन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ कंटिन्यू होता है। इसका मतलब कि न्यूक्लियस का स्पेस, पेरीन्यूक्लियर स्पेस डायरेक्टली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमेन से लिंक होता है। और न्यूक्लियर पोर्स, न्यूक्लियर इन्वॉल्व में न्यूक्लियर पोर्स कॉम्प्लेक्स होते हैं। ये पोर्स अलाउ करते हैं mRNA के न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में जाना, प्रोटीन के साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियर में आना, ये इसमें न्यूक्लियर पोर का इन्वॉल्वमेंट होता है। आज अभी हम फंक्शन देखेंगे। सर्च बोर्ड हैज़ द रिपोजिटरी ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन एंड हैज़ द सेल कंट्रोल सेंटर। इसमें मतलब जेनेटिक इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करता है। न्यूक्लियर इन्वॉल्व न्यूक्लियर को कवर करता है, इससे डीएनए सेव रहता है। सेल को कंट्रोल सेंटर प्रॉपरली वर्क करता है। अभी थर्ड वन, द प्रेजेंस ऑफ द न्यूक्लियस डज अलाउ जीन्स एक्सप्रेशन टू रेगुलेट बाय पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मैकेनिज्म सच एज द अल्टरनेटिव स्प्लिसिंग। जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करता है क्योंकि न्यूक्लियस सेपरेट कंपार्टमेंट है। जीन एक्सप्रेशन को पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पर रेगुलर किया जा सकता है। एग्जाम्पल अल्टरनेटिव स्प्लिसिंग, जिससे एक जीन से मल्टीपल प्रोटीन बन सकते हैं। मतलब इसमें क्या होता है, एक जीन से है ना जो मल्टीपल प्रोटीन को बना सकता है। थर्ड वन इज द न्यूक्लियर involve provides novel opportunities for the control of a gene expression at the level of a transcription. जीन ट्रांसक्रिप्शन पर कंट्रोल। न्यूक्लियर इन्वॉल्व ट्रांसक्रिप्शन मतलब डीएनए टू आरएनए को रेगुलेट करने के लिए नए तरीके प्रोवाइड करता है। मतलब सेल डिसाइड कर सकता है कि कौन सा जीन कब एक्टिव होगा, ये इसके फंक्शन है। तो अभी हम पूरा लेक्चर का समरी देखेंगे। फिर हम कंपार्टमेंट में प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोसोल, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपैरेटस, लाइसोसोम, साइटोस्केलेटन, न्यूक्लियस, ये सब देखे हैं। इनके मेजर फंक्शन क्या है? अभी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मेजर फंक्शन है ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन एंड मॉलिक्यूल। साइटोगोल्गी क्या है? मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स एंड अमीनो एसिड। माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन है कि एनर्जी प्रोडक्शन। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या है? सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स। गोल्गी एपैरेटस का क्या है? मॉडिफाई एंड स्टोरिंग ऑफ प्रोटीन। मतलब ये है मॉडिफायर, आपने बोला था देखो अमेजोन की जैसा। मतलब अमेजोन कैसा करता है, प्रोडक्ट को मॉडिफाई करके उसको शिप करने का काम करता है लोकेशन पे, वैसे ही गोल्गी एपैरेटस करता है। लाइसोसोम्स क्या है? ये सेलुलर डाइजेशन, मतलब जो आपको बताया था मैंने कि जो डेथ से डेंजरस सेल होते हैं उसको डाइजेशन करता है बैक्टीरिया उसको। साइटोस्केलेटन यूटिलाइजेशन ऑफ H2SO2। न्यूक्लियस बोला था आपको, सेल मॉर्फोलॉजी एंड सेल मोटेलिटी। स्टूडेंट्स, ये डिटेल लेक्चर था सेल के बारे में। आपको वीडियो पसंद आया तो आप प्लीज़ लाइक करिए, शेयर किए और सब्सक्राइब करिए। अभी हम नेक्स्ट पार्ट लाएंगे टिश्यू के बारे में। इसका लेक्चर 2-3 दिन में अपलोड हो जाएगा।